Assalamu alaikum everyone. Welcome to Al Aziz Institute. My name is Kinza Zanab and I welcome you all in this first lecture of Geography for CSS and PMS. तो ये जो first lecture है इसमें we are going to talk about what is geography as a subject और फिर उसके बाद हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हुए उसके ट्रेंड्स को क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हमने प्रिपेयर करनी होती है और फिर एट द एंड विल डिस्कस हम उसमें देखेंगे टेक्निक्स कैसे जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ज्योग्राफी को डिफाइन करने वैसे तो ये एक वास्ट फील्ड है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि ज्योग्राफी इज एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग यू आर डूइंग इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, एट द सेम टाइम ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। यानी आप एक पर्टिकुलर स्पेस में रह रहे हैं, वहां पे आप फिजिकल फीचर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एयर वाटर, और वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें भी यूज कर रहे हैं जो आपने बनाई है, जैसे सेटलमेंट में आप स्पेसिफिक रह रहे हैं, एक खास सोसाइटी के साथ आप अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं, या फिर आप वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, दैट इज ऑल ज्योग्राफी। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे अपनी वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं, लाइक ऑल दोस टर्म्स जो कि फिजिकली ज्योग्राफी में इंक्लूडेड होती हैं उनको आपने रियल लाइफ के साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के साथ जो है वो रिलेट करना होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द सीएसएस एग्जाम, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, इसमें ये होता है कि ज्योग्राफी को एज वास्ट सब्जेक्ट लिया जाता है, 100 मार्क्स का ये होता है। आपने इसके अंदर अर्थ के फिजिकल फीचर्स को भी देखना होता है, एट द सेम टाइम जो है वो हमने ह्यूमन फैक्टर्स को भी देखना होता है। और इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं होती है कि लाइक यू हैव टू सी सम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, यानी कि आपने वर्ल्ड के किसी भी एरिया से आपसे पूछा जा सकता है अबाउट टेल अस अबाउट देयर वाटर सिस्टम या फिर एयर मूवमेंट, किसी भी चीज के बारे में। लेकिन पीएमएस जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं उनके अंदर ये होता है कि स्पेसिफिकली साउथ एशिया पे फोकस होता है। साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज कौन से होते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। तो इनके लिहाज से जो है बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है, ये आपने डिस्कस करना होता है। जो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपने सॉइल को देखना होता है, अर्थ के बीनीथ क्या है, क्या क्या चीजें हैं, सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल्स है, तो उसमें सब रिसोर्सेज आ जाते हैं। देन वाटर देखना होता है एंड एटमॉस्फेयर, एवरी द गैसियस लेयर जो आपके अराउंड होती है। और फिर उसके बाद ये सब चीजें जब मिलती हैं तो फिर बायोस्फेयर, हैबिटेट, इकोसिस्टम और लिविंग लाइफ वहां पे प्रोड्यूस होती है, ये सब देखना होता है। इनका इंटरेक्शन भी आ जाता है, जिस जो फिजिकल एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो ये सब जनरली ज्योग्राफी के बारे में है। अब लेट्स से ये ज्योग्राफी को हम कहते हैं ये स्टडी ऑफ अर्थ है, लेकिन किसी भी चीज को आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे भी कॉम्पिटेटिव में स्टार्ट करना होता है, अपने ये नहीं सोचना होता है कि पहले एग्जामिनर नोज अबाउट दिस, नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। बैक स्टार्ट करना होता है यूनिवर्स से। हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स, यूनिवर्स में फिर आप देखेंगे उसमें फॉर्मेशन प्रोसेस यूनिवर्स का, फिर उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, देन कम नैरो इट डाउन टू आवर सोलर सिस्टम, और फिर सोलर सिस्टम में अर्थ है, और फिर अर्थ में हम देखेंगे कि अर्थ में डिफरेंट चीजें जो कि हमने डिस्कस करनी होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्स क्या है, ठीक है, यूनिवर्स बेसिकली एवरीथिंग दैट इज इन द स्पेस, ऑल द एनर्जी, दैट इज यूनिवर्स। सिंपल, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हम बचपन से ले रहे हैं, समझ रहे हैं उनको। सी क्या है? गैल बेसिकली ये इनमें सेलेस्टियल ये होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिनमें इकट्ठा, विच इज द ग्रेविटी, ठीक है। फिर हम बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स, लेकिन उसके अंदर एक हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिल्की वे। अब मिल्की वे में जो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, वो भी एक सिस्टम है। फिर उसमें आ जाता है कि अ सिस्टम विच इज बाउंडेड बाय द सन। सन एक उसके अंदर सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, विच हैज यूनाइटेड मेनी रॉकी एंड गैशियस बॉल्स अराउंड इट, ठीक है।
अब बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टर्म सुनी। हमने सुना हुआ है सन, ठीक है, वो एक हीलियम और हाइड्रोजन का एक ह्यूज बॉल ऑफ गैस है। हमने सुना हुआ है प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में, मेटेरॉइड्स के बारे में। लेकिन ये कुछ भी डिफरेंट चीजें नहीं है, इनकी ना स्ट्रक्चर एक ही होता है। यानी प्लैनेट सबसे बड़ा रॉक की सरफेस होता है, ठीक है, रॉक्स होते हैं। एंड देन उसके बाद उनका छोटा वर्जन होता है एस्टेरॉइड, और उनसे छोटे मेटेरॉइड्स, और उनके जो स्मॉलर पीसेस होते हैं मेटेओर्स होते हैं, जो कि समटाइम्स अर्थ की जो एरिया है उसको इन्वेड भी करते हैं, और कई दफा मेटेओर्स जो है वो जमीन पे गिरते भी हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट, ड्यूरिंग द जब वो जो है ना मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम। तो ये बेसिकली हम लोग इस तरह की चीजें, ये नहीं, आपके सामने ये जो एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, एक फ्लो चार्ट है, उसमें हमने समराइज कर दिया है सारे बैकग्राउंड ऑफ दी अर्थ को, ठीक है। अब हमने इसमें जनरली हम ये देख लेते हैं, हमें समझ आ गई है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर बिहाइंड सोलर सिस्टम। और फिर उसके बाद भी मूव ऑन टू अर्थ। अब अर्थ में हमने पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें देखनी है वो आपके सामने समराइज्ड वर्जन में है। हमने देखना है कि अर्थ का जो है वो सबसे पहले तो फॉर्मेशन कैसी हुई, ठीक है। इसमें हम ज़ाहिर यूनिवर्स की भी फॉर्मेशन देखेंगे, फिर सोलर सिस्टम को भी देखेंगे, देन अर्थ को भी देखेंगे, हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड। देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अर्थ जो कि हम सीएसएस और पीएमएस के सिलेबस में देखते हैं, दैट इज अपीयरेंस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ की अपीयरेंस कैसी है, यानी इसमें वाटर कितना है और लैंड कितनी है, और वाटर अगर है तो कितनी फॉर्म्स में है, और लैंड है तो वो कितनी फॉर्म, किस किस फॉर्म में है। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दो वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जो कि हर टॉपिक के साथ इंटरलिंक करती हैं। रोटेशन है वो भी टेम्परेचर, प्रेशर, हर किस्म की वेरिएशन को डील करता है। रेवोल्यूशन है तो उसमें भी कैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, कैसे वो अर्थ को चेंज कर रही है, कैसे जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद आ जाती है एज ऑफ द अर्थ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। एज ऑफ द अर्थ में ये होता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी हम ये रॉक्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद जो जियोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने, या साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक टाइम स्केल बनाया है कि अर्थ ने, जैसे आप अगर कल्चर पढ़ते हैं या आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ ने कितने जो है ना वो किस किस फेज से गुजरी है। तो इसमें हम जनरली ज्योग्राफी में वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि अच्छा ओके, नाउ अर्थ इज नाउ कंप्लीट, तो अब इसमें क्या क्या चीजें हमने देखनी है। इसमें हमने चार स्फीयर देखने हैं सबसे इम्पोर्टेंट। हमने लिथोस्फीयर को पढ़ना है, यानी अर्थ के बीनीथ क्या है, अर्थ के नीचे क्या है, ठीक है। फिर हमने एटमोस्फेयर देखना है कि ये जो गैशियस कवर है अराउंड द अर्थ वो क्या है। देन हाइड्रोस्फीयर, वाटर जितने भी फॉर्म्स में है, चाहे वो जो है वो ओशन की फॉर्म में है, रिवर की फॉर्म में है, ये सब चीजें, और फिर वो कैसे, अगर ओशन बेसन है तो उसमें क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग। एंड देन ये तीनों ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो फिर बायोस्फीयर, ठीक है। और बायोस्फीयर में ये सिर्फ इस तक लिमिट नहीं है, फिर बायोस्फीयर में ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में जिस जिस तरह से भी ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन है, ये पूरी एक फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पीएमएस में तो प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि जो है वो किस तरह से जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी बताई हुई हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और जो है वो सारी ज्योग्राफीज जो है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, उनके अलग अलग पोर्शंस बनाए हुए हैं, बताया हुआ है। लेकिन सीएसएस में वो एक जो है ना टोटली उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, जनरली लिखा हुआ है, तो उसके अंदर बताया गया है। एंड देन एक और एडिशनल चीज होती है जो सीएसएस में नहीं होती, सिर्फ पीएमएस में होती है, वो होती है कार्टोग्राफी। इसमें ये देखना होता है कि अर्थ को हम मैप किस तरह कर सकते हैं, उसे मेजर किस तरह करते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पूरा अर्थ के बारे में जो हमने इस पूरे टाइमलाइन में पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने कितना टाइम किस किस जो है वो चीज पे स्पेंड करना है। जैसे सीएसएस है तो उसके अंदर उसकी क्लासेस होंगी फॉर 3 वीक्स, ठीक है। 3 वीक्स में अगर इफ वी आर हैविंग 3 to 4 लेक्चर्स, तो उसके अंदर ये होगा कि हम हर एक जो स्फेयर है या हर एक जो फील्ड है उसको डिवाइड कर लेंगे इन इक्वल पार्ट्स। उसमें साथ साथ ये होगा कि हम साथ साथ जो है वो फर्दर टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे, और साथ ही साथ रिटर्न असेसमेंट्स भी होती रहेंगी। अब जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, वो दे आर ऑल अबाउट विल, आपकी कितनी विल है वो उसके ऊपर बेस करता है कि आप उसको कितनी अटेंशन देते हो, कितना टाइम देते हो, ठीक है। आपको जो गाइडलाइन होगी वो प्रॉपरली मिल जाएगी, हर लेक्चर के बाद यू विल बी प्रोवाइडेड विद
रिकमेंडेड बुक से डाटा होगा। ये स्ट्रैटेजी मैंने सर अरसलान से लिया कि हम जो है वो और उसके बाद जो है आपके साथ स्लाइड्स भी बुराक ऐप के ऊपर आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। क्लासरूम लाइव में ये डिफरेंस होगा कि बस एट द एंड ऑफ द जो है वो क्लास, उसमें वो वी कैन डू मोर डिस्कशन अबाउट इट। ठीक है, और उसमें कुछ टास्क होंगे जो आपने परफॉर्म करने होंगे। बाकी ऐप के अंदर आपको एक अलग से जो है वो पूरा एक इसमें पास्ट पेपर सॉल्व हुए होंगे, उसमें कुछ मेरे हैंड रिटन होंगे, कुछ आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिल जाएंगे। वो सारे वहाँ पे एनालिसिस होंगे। और साथ में 3 वीक्स के अंदर अगर सीएसएस का कोर्स चल रहा है तो आपके 3 मॉक टेस्ट होंगे जो आपने जो है वो करने होंगे। और 3 टाइम्स जो है वो आपकी इवेलुएशन भी होगी जो आप पेपर खुद सॉल्व करोगे। अगर पीएमएस है तो जाहिर है उसका सिलेबस क्योंकि ज्यादा लेंथी होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए वी नीड मोर टाइम, उसमें 7 to 8 वीक्स में हम जो है वो कवर करेंगे। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये देखेंगे कि उसका पास्ट पेपर में क्या ट्रेंड है। इससे उस जो टॉपिक होता है उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा होता है। और उससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम किस तरह जो है वो उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं टू गेन मोर मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन और रेवोल्यूशन काफी दफा रिपीट हो चुका है इन द। और साथ में ही जो है वो सोलर सिस्टम, उसके बारे में पूछा गया है। बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में कम पार्ट ही आता है, अगर आता भी है तो वो समटाइम्स ये पीएमएस में आया था। और उसमें ये है कि आपको जो है ना वो ब्रेक डाउन करके आता है, यानी 10 मार्क्स का आएगा इंस्टेड ऑफ 20 मार्क्स का टॉपिक। और उसके अलावा क्वेश्चन इस तरह आते हैं जैसे लैंड और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी अर्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जनरली अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम, तब उसको, एंड देन उसके बाद अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। और फिर मैं आपसे सोलर सिस्टम और रोटेशन और रेवोल्यूशन के दो जो पास्ट पेपर से ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको शो किए थे उनका एक ब्रेकडाउन शो करके दिखाऊंगी जो कि मैंने खुद बनाया है। उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे आप जो है वो क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस लेक्चर को, सोलर सिस्टम। अच्छा, ये स्लाइड्स होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन जो कि क्लास में हो रही होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए। ये दिस इज नॉट द ओनली डाटा दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले तो सोलर सिस्टम क्या है, इज अ वास्ट फैसिनेटिंग प्लेस। ठीक है, और जिसमें मतलब वी लिव इन, लाइक जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किया, इसमें आप बैकग्राउंड से शो करोगे फ्रॉम द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। हर चीज आपने लिखनी नहीं होती है, क्वेश्चन को करते हुए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यू कैन मेक डायग्राम्स। अब सोलर सिस्टम में यू कांट मेक द डायग्राम क्योंकि आप कैसे एक एक प्लैनेट की टोपोग्राफी को शो करोगे। फिर वहां पे आ जाती हैं डिफरेंट थिंग्स जैसे फ्लो चार्ट, जैसे टेबल। ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। ठीक, ये है क्या, इट्स सोलर सिस्टम पर बात की जाए तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज जिसमें सन होता है, वही बातें रिपीट, प्लैनेट होता है, मून, एलिमेंट्स, ये सब ग्रेविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को देखें तो सबसे पहले तो सन। ठीक है, सन से इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करता है कि ये पूरे सोलर सिस्टम जो है ना वो एनर्जी कॉज है। ठीक है, और इसने पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखा है। तो इसका ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा होता है। हर एक जो चीज है इन द सोलर सिस्टम उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन सन का सबसे ज्यादा ह्यूज जो है वो ग्रेविटेशनल पुल होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, कंपोजिशन। अच्छा, फिर उसके बाद वो ठीक है, ये हमारे पास, और अब करना है इसको। तो हम इसमें ये कोशिश की है, वैसे तो बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन आपको प्लेयर्स के बारे में मिल जाएगी। इस मैंने कुछ अपनी जो कोर्स टाइम में जब मैंने पढ़ा था तो तब मैंने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे, एंड देन फिर रिकमेंडेड बुक्स को यूज किया है, कुछ विजुअल इंसाइक्लोपीडियाज को यूज किया है। उसकी हेल्प से बेस्ट पॉसिबल जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो मैंने इन स्लाइड्स में शेयर किया है ताकि वो हमें हेल्प कर सके
कि हम किस तरह एफिशिएंट तरीके से हर एक प्लैनेट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्लैनेट के बारे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका मास और दूसरा उसका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है। अब बहुत एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप मरकरी से स्टार्ट करो और नेपच्यून तक, आपको बहुत वेरिएशन दिखने को मिलेगा। कहीं बहुत कम टेम्परेचर होगा, कहीं बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब जैसे अगर मास को डिफाइन करना है तो आपको कई कई जो है ना वो न्यूमेरिक्स दिखेंगे। उसका सबसे जो इजीएस्ट तरीका है ना उसको रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि आप जो है वो अर्थ को कंसिडर कर लें कि अर्थ वन है। ठीक है। अर्थ को हमने वन कंसिडर कर लिया, उसका मास वन है। और अब हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे बाकी सारे प्लैनेट्स को। ये ज्योग्राफी में इज वैलिड टू, इस फिनोमेना ने अपनी जो है वो स्टडी लाइफ में भी यूज किया है। इट इज अप्रूव्ड बाय आवर प्रोफेसर्स। और इसके अलावा ये आपको रिलेट करने में काफी हेल्प करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि मरकरी है। ठीक है। अब ये 0.055 अर्थ मासेस है, यानी अर्थ से ये इतना स्मॉलर है। ठीक है। मोर देन हाफ, लाइक उसका बहुत कम पोर्शन जो है वो अर्थ की कंपैरिजन में उसका मास है। ठीक है। और उसका टेम्परेचर क्या है, -173 to 427 डिग्रीज, यानी जो एरियाज, क्योंकि वहां पे इस तरह एक्टिविटी नहीं होती है जैसे अर्थ की रोटेशन होती है कि हर साइड। इसीलिए तो लाइफ पॉसिबल हो पाई है अर्थ पर, कि वो रोटेट करता है और अपनी साइड चेंज करता है, सो टेम्परेचर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन मार्स मरकरी में ऐसा नहीं होता। जो एरियाज हिडन होते हैं सन की, वो कोल्डेस्ट एरिया होते हैं, जो एक्सपोज्ड होते हैं, वो कंप्लीटली जो है वो हॉटेस्ट एरियाज होते हैं। तो इसलिए वहां पे कोई असर नहीं होता है। और ये तकरीबन जो है वो उसका टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर हर एक प्लेनेट के बारे में एक से दो जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हम फैक्ट शेयर करेंगे, कि एक तो ये कि सबसे ज्यादा जो वेरिएशन शो करता है ना टेम्परेचर वाइज, वो मरकरी ही शो करता है ऑन द सोलर सिस्टम। एंड देन उसके बाद जो है वो इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी को बैलेंस नहीं कर पाता एंड वन साइड इज। फिर उसके बाद सेकंड स्टार है वीनस। क्या है, 0.815, यानी अर्थ। वैसे भी ये काफी सिमिलर है टू अर्थ, और अर्थ से बहुत जो है ना वो थोड़ा इसका डिफरेंस है, ये छोटा है अर्थ। और टेम्परेचर काफी ज्यादा है। ये हॉटेस्ट स्टार है ऑन द सोलर सिस्टम। और इसके काफी ज्यादा जो का एटमॉस्फेयर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर है तो उसमें क्या चीज है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका मतलब ये तो ऊपर रहता है। देन हमारा एवरेज जो 15 to 5 डिग्री है, वो टेम्परेचर है इफ वी टॉक अबाउट अर्थ। और हम लाइक सपोर्टिव है, स्टे क्लाइमेट है। देन उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, which is Jupiter. Jupiter is 318 times bigger than Earth. और नेचर जो, अच्छा अब जो ऑनवर्ड ये सारे जो हैं वो रॉकी सरफेस वाले नहीं है। अब तक हमने जो भी प्लैनेट्स सारे रॉक थे, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, उनके ऊपर रॉक थे। और हमने वहाँ पे जो है वो डिफरेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी और फिनोमेना देखे। लेकिन नाउ ऑनवर्ड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे गैसियस बॉडी वाले हैं, यानी वहाँ सिर्फ गैसेस हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ पे जो है वो जो है ना वो ज्यादातर गैस बॉडी होती है। जुपिटर काफी ह्यूज होता है अर्थ से, तो इतनी इंफॉर्मेशन हर एक प्लैनेट के बारे में इज इनफ। यू कैन ड्रॉ अ टेबल अबाउट दैट, और उसको आप जो है ना वैसे भी शो कर सकते हैं। सैटर्न 95 टाइम्स अर्थ से बड़ा होता है। इसका भी जो है ना वो एक रिंग सिस्टम है। अब इसके रिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ जो इसका रिंग सिस्टम है, इसके अंदर जब हम क्लोजली इसको एग्जामिन करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ रॉक्स हैं जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है वो सैटर्न का एक फेमस रिंग बनाता है, फेमस फॉर देयर रिंग। ठीक है। उसके बाद भी है यूरेनस। ये 14 टाइम्स अर्थ से जो है वो बिगर है, अर्थ की जो साइज है उससे। और यूरेनस जो है
इसका ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा, अब हर किसी की जो है वो डिफरेंट परसेंटेज में गैसेस जो है वो वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मीथेन है, CH4 गैस यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये ग्रीनिश ब्लूइश कलर में नजर आता है। और नेपच्यून जो कि डिवार्फ प्लैनेट्स में डाला जा चुका है। बेसिकली नेपच्यून खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी रेंज से बाहर हो चुका है। ठीक है। और इसलिए हमने उसको जो है, अच्छा, जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है कि सोलर सिस्टम के अंदर ये जहाँ सारा कॉम्बिनेशन है स्टार्स का, उसके बाहर एक बेल्ट होता है। ठीक है। इस बेल्ट का नाम है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट से जो है वो नेपच्यून आउट हो चुका है, उसका जो है ना वो एरिया आउट हो चुका है। फिर फर्दर रिसर्च में देखा गया कि नेपच्यून वाज विजिबल, लेकिन उसको अभी डिवार्फ प्लैनेट्स में डाल दिया गया है, यानी कि अभी हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उसके बारे में वैसे इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि समटाइम्स एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए इट्स अप टू यू, अगर आप उसको ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और वैसे आप उसको नहीं भी मतलब एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो नेपच्यून जो है वो 17 टाइम्स अर्थ से जो है वो बिगर होता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना वो जो है वो कम टेम्परेचर होता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स भी यहाँ पे देखी जाती हैं। और बाकी ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये आईसी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जितना ज्यादा सन से दूर होंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे हीट फैक्टर उतना ज्यादा कम हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब, जैसे यहाँ पे एक और मैंने शेयर किया हुआ है, ये मैं फिर जब क्लासेस होंगी तो उसमें भी जाहिर है आई विल बी शेयरिंग दीज डॉक्यूमेंट्स विद यू। ये एक मेरी बुक से डाटा है, जिसके अंदर जो है वो आपको अगर प्रॉपर, अब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि वन अर्थ मास के साथ हम उसको रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें हम फिर मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर्स में। यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा फ्रॉम अर्थ, उसमें आपको हर एक प्लेनेट का डायमीटर मिल जाएगा, उसके नंबर ऑफ मून्स मिल जाएंगे, और किलोमीटर और माइल्स दोनों में मिल जाएगा, और फिर उनकी जो रोटेशन है वो भी आपको जो है ना वो मिल जाती है। फिर उसके बाद और जो बॉडीज की हमने बात की थी, उसमें ये है कि मून है। मून भी बेसिकली रॉकी जो है वो सरफेसेस होती है, लेकिन ये होता है कि वो प्लैनेट से छोटी होती है, और प्लैनेट्स का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून से ज्यादा होता है, तो वो उनको अपने आसपास रिवॉल्व कराते हैं, इस वजह से उन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। एस्टेरॉयड एंड कॉमेट, एस्टेरॉयड भी फिर स्मॉलर रॉकी सरफेसेस होती हैं, और कॉमेट्स जो हैं ये कहा जाता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं जो कि फार अवे हैं, जो कि मैं क्यूपर बेल्ट की अभी बात की, तो क्यूपर बेल्ट से जो है वो कॉमेट्स आइसी बॉडीज हैं, आइस जो है वो वहां से रिवॉल्व करती है, तो ये वहां पे जो है वो आती है, तो इसलिए इन कॉमेट्स भी कहते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, दे फेड अवे जब ये रिवॉल्व करते हैं इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, उसके बाद अब ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में है, ताकि हम दो टॉपिक्स को जो है ना वो डिस्कस कर सकें। अच्छा, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस में और इसकी रीजनिंग में आई विल बी टेलिंग यू कि किस किस तरह से ये टॉपिक जो है ना वो आगे सारे टॉपिक्स के साथ रिलेट करता है, क्योंकि ये हर चीज को अफेक्ट करता है। अर्थ की जो रोटेशन है ना वो क्या होती है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करती है, यानी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, जैसे कि इस इमेज में एनिमेटेड नजर आ रहा है। तो सन के सामने होने की वजह से जो उसका फेसिंग साइड होती है, दैट इज एक्सपोज टू द सन, जब होता है तो वो डे होता है, और जो दूसरी साइड होती है वहां पे नाइट होती है। और एक जब रोटेशन अर्थ कंप्लीट करती है तो डे होता है, और फिर जब 24 आवर्स में 12 आवर्स के बाद वो दोबारा अपनी फेस करती है तो नाइट। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है जो कि हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी वेदर फिनोमेनाज हो रहे हैं, जितने भी जो है वो हमारे पास चीजें बैलेंस्ड अर्थ में सिस्टम में चल रही हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। कैसे? क्योंकि अर्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले प्लैनेट्स के बारे में बताया, दैट वहां पे इस तरह मूवमेंट नहीं हो पाती, हीट और जो है ना वो फ्लो नहीं कर पाती। आपको पता है टेम्परेचर लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो फ्लो करता है। इसी तरह अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ऑन टॉप पोल्स हैं, और पोल्स के बीच में इक्वेटर एरियाज है। अब होता क्या है कि फ्रॉम पोल्स
जो है वो जो इक्वेटर एरियाज में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से अर्थ जब जब भी कुछ टेम्परेचर मूव करना होता है, तो वो फ्रॉम जो है वो हाई टू लो एरिया में मूव करता है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होने की वजह से वो पोल्स के टुवर्ड मूव करती है, और हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चीजें एक हद तक बैलेंस्ड हो पाती हैं और सिस्टम रन कर पाता है। इसी तरह अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्योंकि टेम्परेचर होता है, तो एट द सेम टाइम प्रेशर इनवर्स होता है, और प्रेशर इनवर्स होने की वजह से एयर वेव्स मूव कर पाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से डिफरेंट एयर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और फिर जैसे वार्म एयर मूव करती है, तो वार्म एयर जो है वो अपने साथ जो है वो रेनफॉल लेके आती है। रेनफॉल हेल्पफुल हो जाती है और रेन हो पाती है। तो इसी तरह जो है वो ये सारा फिनोमेना हेल्पफुल होता है। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सिस क्या होता है। अब अर्थ ना सिस्टम में इस तरह नहीं है कि सोलर सिस्टम में अर्थ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई है या स्ट्रेट वहां पे प्लेस्ड हुई हुई है, और थोड़ी सी टिल्ट है अपने एक्सिस में। यानी कि जिस तरह ये इस इमेज में शो हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि टिल्ट है। अब टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि अर्थ का का ये जो ऊपर वाला एरिया है वो उससे ज्यादा एक्सपोज होता है, और जो लोअर एरिया होता है वो कम एक्सपोज होता है। इस तरह अर्थ की पोजीशन जब चेंज होकर दूसरी स्फीयर में जाती है, तो वो जो नीचे वाला एरिया होता है वो ज्यादा एक्सपोज होता है और दूसरा एरिया कम एक्सपोज होता है। इसकी वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, जो कि मैं भी बता रही थी। विंड पैटर्न, ओशन पैटर्न, इन सबको इफेक्ट करता है। अब हमने इन इन सब पैटर्न और सब कुछ नाम तो अब मैंने बता दिए हैं, लेकिन जब हमने जाहिर है जब एटमॉस्फेयर पढ़ना है या जब हमने हाइड्रोलॉजी पढ़नी है, तो इन सबको दोबारा डिटेल में डिस्कस करना है। इसलिए अभी फॉर नाउ मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ इसकी। ठीक है, और इसकी वजह से टाइड्स बनती है, वो जो ग्रेविटेशनल, हमने नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स पढ़ी हैं कि कैसे वो ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट करता है, वो क्या उसमें अर्थ की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो है ना वो अर्थ जो अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन करती है, और टाइड्स जो है ज्यादा रेज होती हैं। फिर अर्थ अर्थ जो है ना उसकी जो है ना वो शेप इस तरह से है कि वो जो सेंट्रल पोर्शन है उसके इक्वेटर है, उसमें वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और जो पोल्स है वहां पे वो बल्ज्ड है, जिसकी वजह से अर्थ की जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से है, इसे जियोइड कहते हैं। वो भी रोटेशन की वजह से है। और इसके अलावा जितनी भी एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन वगैरह हो रही है, ये जितनी भी सेलेस्टियल मोशन हो रही है, वो सारी की सारी रोटेशन की वजह से है। उसके बाद रेवोल्यूशन, वो एट द सेम टाइम दूसरा फिनोमेना है। इसमें अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, और इट टेक्स अराउंड 365.25 डेज, जो 2.54 ईयर तक मिलता है, जिससे लीप ईयर बनता है। ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा डे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे कि अर्थ भी स्ट्रेट नहीं है, तो एट द सेम टाइम वो जो मूवमेंट होती है अर्थ की, जो रेवोल्यूशन होती है, वो भी जो है उसका जो सर्कल बनता है वो भी इस तरह प्रॉपर सर्कल नहीं होता, बल्कि एलिप्टिकल होता है, जिसकी वजह से अर्थ समटाइम सन के बहुत क्लोज हो जाती है और समटाइम बहुत फार चली जाती है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, और उसमें ये होता है कि जब वो बहुत करीब होती है, तो उससे क्या होता है कि वहां पे समर समर सीजन होता है, और जब दूर होती है तो विंटर सीजन होता है। एंड समटाइम्स बिल्कुल इक्वल, आपने सुना होगा कि आज सबसे बड़ा दिन है, या आज सबसे छोटा दिन है, या आज दिन और रात बराबर घंटों की है। तो ये सारे फिनोमेना जो है वो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अच्छा, आप मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था इन लास्ट बैच के। ठीक है, रोटेशन तो होती है, उससे डे नाइट होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन व्हाट इफ अगर रेवोल्यूशन ना हो, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर रिवॉल्व ना करे और सीजन ना आए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब क्या होगा कि अगर अर्थ एक कांस्टेंट मोशन के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, और इसी तरह सोलर सिस्टम में हर चीज एक पर्टिकुलर पावर रखती है, ग्रेविटेशनल पुल रखती है। अगर अर्थ रिवॉल्व करना स्टॉप कर दे, तो एक दफा अर्थ के ऊपर जो जितना इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, हर चीज की मूवमेंट जो है वो, अगर हम उसके कांस्टेंट मूवमेंट अपनी स्टॉप कर दे, तो सारे वॉल्केनिक इरप्शन एट द सेम टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जितनी भी चीजें, सारी एयर मूवमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। टेम्परेचर जो है वो सारा का सारा जो है वो एक ही तरह का एक तरफ रुक जाएगा, एंड इट विल टेक ऑलमोस्ट 65 डेज
एंड द अर्थ विल बी डिस्ट्रक्टेड। मतलब रोटेशन कैन ओनली सर्वाइव द अर्थ फॉर 65 days। क्योंकि वो जो एक अर्थ की एक फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, वो कांस्टेंट मोशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वही वाला फिनोमेना जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि अगर हम बस के अंदर बैठे हैं वी डोंट फील लाइक बस इज मूविंग, लेकिन जो बाहर देखता है उसको ये नजर आता है कि बस इज मूविंग। बिल्कुल ऐसा ही फिनोमेना होता है। अर्थ की रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जल्दी से इसके कॉजेस को देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस लेक्चर का है। ठीक है, सीजन हमारे पास क्यों आते हैं, वही जो फिनोमेना आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें क्या होता है कि हम देख लेते हैं। अब हमारे पास 4 हेमिस्फेयर है ना, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑन द अर्थ। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमारे पास ये डायरेक्शंस होती हैं। तो अर्थ जो है कि वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और ये वाली साइड नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है वो उसको फेस कर रहा है। तो अब जाहिर है यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखो वेव्स किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है अर्थ का। तो सबसे ज्यादा रेस रिसीव कर रहा है साउथ पोर्शन, तो फिर नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वो किस तरह से इक्वल हो गया, इक्विनॉक्स हो गया। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो इलिप्टिकल जो पोजीशन है उसका इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास स्प्रिंग देखने को मिलता है। फिर अगर उसी मोशन के दौरान अब यहाँ पे जो सन की वेव्स है वो सबसे ज्यादा फेसिंग है। जब वो वेस्ट साइड पे जो है वो अर्थ ने रिवॉल्व किया है, तो सबसे ज्यादा जो फेसिंग साइड है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर है। तो अब यहाँ पे समर होगा और ऑब्वियसली दूसरी साइड पे विंटर होगा। और इसी तरह जब यहाँ पे अर्थ आएगी तो यहाँ पे दो फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं विच आर कॉल्ड द इक्विनॉक्स। ठीक है, इसमें इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, और ये स्प्रिंग और ऑटम होता है। और यहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर हमने अपने देखा, लेक्चर में हमने देखा कि जो है वो हमने सोलर सिस्टम देखा, देन अर्थ देखा, उसमें दो फिनोमेना देखी, एक था रोटेशन और एक था रेवोल्यूशन। अब दोनों क्वेश्चन का ना एक ब्रेक डाउन करते हैं। एक मेरे हैंड मैंने खुद जो है वो उसको लिखा है ताकि आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट, और एक जो है वो मैंने जो है ना वो उसको टाइप किया इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो इजीली जो है ना वो डिफाइन हो जाए। अब लेट्स से सबसे पहले तो ये देखना होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कि वो कितने मार्क्स का है। मोस्टली क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, बट पीएमएस में ये वाली वेरिएशन अक्सर देखने को मिलती है कि वहां पे ना एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, जैसे 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया होता है। अब इसमें ये होता है कि मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, वो ये होती है कि हम पहले ही क्वेश्चन की एक बना दे, ताकि जब क्योंकि जब फ्लो ऑफ थॉट्स होता है ना, तब आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं और आप स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं अपने क्वेश्चन को। ये मोस्टली हमारे साथ होता है। तो पहले ही एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, और फिर उसके अराउंड जो है वो आप अपने पूरा जो क्वेश्चन है उसको डिजाइन करें। अब सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो अब हमने ये नहीं करना कि अगर हमने थेरीज भी पढ़ी हुई है और यूनिवर्स की भी फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी हुई है और भी कोई थ्योरी हमने देखी है तो हम सारी कोट कर दें, लेकिन वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसको एग्जैजरेट करने का भी डिफरेंट तरीका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था शॉर्ट नोट सोर्स। इसमें आपने सबसे पहले तो स्टार्ट विद द बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, हम उसमें स्टार्ट करेंगे कि पहले तो हम ये इंफॉर्मेशन देंगे कि जो है ना वो सोलर सिस्टम है, उसकी डेफिनेशन और उसका ओवरव्यू। और फिर उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंटर रोल किसका होता है, सन का नहीं, सोलर सिस्टम को जो है वो एक साथ एसोसिएट किया होता है। फिर उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन विच वुड बी कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब कंपोनेंट्स में फिर हम सन का जिक्र करेंगे कि वो सेंट्रल है, जिसमें जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जो है ना वो होल्ड किया होता है। ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल अदर बॉडीज, नॉट ओनली प्लैनेट्स, बल्कि जो एक प्रॉपर वे में हर चीज रन कर रही है, तो उसको सारा कंट्रोल करने के पीछे सन ही होता है। फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स उसमें बता देते हैं कि प्लैनेट्स, और फिर प्लैनेट्स में कौन से इनर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो इनर है वो टेरेस्ट्रियल है, मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ। और फिर उसके बाद जुपिटर से ऑनवर्ड सारे गैस प्लैनेट्स हैं। फिर हम उसमें ये बता देते हैं कि कोई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं या कोई ऐसी चीज जो है वो हम उसको एक्सक्लूड हो, या फिर अदर चीजें जैसे कॉमेट्स वगैरह के बारे में हम बताते हैं। फिर मून क्या होता है,
उसकी, अच्छा जब हम अर्थ की फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके साथ हम मून की भी फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, हम मून के बारे में जिक्र करते हैं। देन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वही स्मॉलर वर्जन ऑफ द प्लेनेट, वो हम देखेंगे। और फिर कॉमेट्स जो हैं वो, उसको देखेंगे कि वो कहाँ से हमारे पास आते हैं और किस तरह से जो है ना वो इम्पोर्टेंट है टू द सोलर सिस्टम। फिर उसके बाद कुछ और की कॉन्सेप्ट। अच्छा अब यहाँ पे वो आ जाती है, थोड़ा एग्जेजुरेट करने की जो जरूरत यहाँ पे पड़ती है ना, वो ये होता है कि हमने यहाँ पे बताना है कि अब सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो, उसका क्या रोल है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, और वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। यानी अगर एग्जामिनर ने हमें वो क्वेश्चन में दे दिया है, तो अब हमने यानी कि उसको अपनी ज्योग्राफी के साथ रिलेट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जिक्र करेंगे ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो ऑर्बिट्स उसके अंदर फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर हम अर्थ अर्थ के साथ उसको जो है ना वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और कैसे जो है वो हेल्पफुल है सोलर सिस्टम उसमें। ठीक है, और किस तरह से स्टार्स जो है वो अलाइन है कि दे नेवर कोलाइड विद ईच अदर। फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली उसका क्या इफेक्ट है, और इन आर डेली लाइफ अगर हम देखते हैं तो उसका क्या कैलेंडर एंड सिस्टम पे, नेविगेशन जो डिपार्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू द एयर नेविगेशन, व्हेन इट कम्स टू द वाटर नेविगेशन, तो वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल द फिनोमेना इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर ये जो पोर्शन है एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये फिर हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारी जो है ना वो जो इसमें डिस्कशन रूम, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को उसमें देखना कि क्या क्या रियल लाइफ में जो है वो हो रहा है, या क्या जो चीजें हैं वो इसमें इम्प्रूव हो रही है, या क्या इसमें वर्किंग हो रही है, तो ये सब आ जाएगा। एक और हम इसमें जो है वो उसको पोर्शन उसका क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड इट। नॉट नो नीड ऑफ एक्सप्लोरिंग इट फर्दर। फिर हम इसको यहाँ पे 10 मार्क्स का, क्योंकि ये हमारे पास था तो हमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ने इसको हमें ज्यादा एक्सटेंड करके बताना होगा तो वो जाहिर ऑब्वियसली हम हमसे इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे सोलर सिस्टम को आप बताएं दैट हाउ इट इफेक्ट्स द क्लाइमेटिक पैटर्न्स। तो फिर यू नो कि अब उसमें मजीद डिटेल इज नीडेड, और फिर आप उस लिहाज से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आपको भी मिल जाएगी गाइडलाइन, और बहुत सारी चीजों की शेयर भी हो जाएगी। अच्छा एक और यहाँ पे टॉपिक है, लेट मी रिमूव ऑल द मार्क्स फ्रॉम द स्क्रीन। अच्छा ये क्योंकि हैंड रिटन है तो राइटिंग का सम टाइम प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन है दूसरा, विच इज अबाउट के रोल ऑफ अर्थ एंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑन क्लाइमेट। अच्छा यहाँ पे अब दो चीजें पूछी गई हैं। ये तो पूछा ही गया है कि अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में तो बताना ही है, बट एट द सेम टाइम ये भी बताना है कि इस रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्लाइमेट पे क्या असर है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम जब कोई जगह कोई पर्टिकुलर किस्म का वेदर जो है ना वो एक्सपीरियंस करती है, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब वेदर क्या होता है, डे टू डे वेरिएशन एटमॉस्फेयर में, जो भी डे टू डे वेरिएशन हो रही है, आज सनी है, कल क्लाउडी है, रेनी है, स्मोगी है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास वेदर होता है। और फिर वो लॉन्गर टाइम तक जैसे जो है ना वो बिहेव करता है या कैसे वो एक्ट करता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। लेट्स से कोई एक ऐसा इलाका है, हम एक टेम्परेट रीजन में रहते हैं, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं परसिस्टेंट तौर पे कि हमें डिफरेंट मौसम देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक मंथ है जिसमें हमें समर देखने को मिलता है, कुछ मंथ है जहाँ पे हमें विंटर देखने को मिलता है, जैसे अप नाउ टाइम पीरियड। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि अच्छा ओके, इसमें अच्छी मूवमेंट देखते हैं। तो ये हमारे पास अब हम पिछले अगर 50 सालों का डाटा निकालें तो ऐसा ही तकरीबन हमें मौसम देखने को मिला है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा बहुत फर्क हुआ है कि विंटर जो है वो अब इतने स्वेयर नहीं है, या फिर उनका टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, लेकिन दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट इज अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, उसको जनरली डिफाइन करेंगे। देन हम एक और चीज देखेंगे कि अच्छा अब जैसे मैंने सारा बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशन होती क्या है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन को डिफाइन करेंगे, फिर वन बाय वन अब दोनों चीजों को डिफाइन करना है। अच्छा अब ये 20 मार्क क्वेश्चन है, जो प्रीवियस था वो 10 मार्क क्वेश्चन था।
तो अब हमने यहाँ पे उसको, अगर ये 10 मार्क होता तो फिर हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ लेके शायद उसको एक्सप्लेन कर देते, लेकिन नहीं, अब वी हैव टू डू दीज टू थिंग्स सेपरेटली। इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि आप पहले रोटेशन और रेवोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन करें एंड देन उनकी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स बता दें, या फिर आप दोनों को सेपरेट सेपरेट जो है वो डील करें और दोनों का एट द सेम टाइम जो है वो बताएं, दोनों का जो है ना वो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट वन बाय वन। तो अब जैसे यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ है, उसके अंदर सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है क्या, फिर उसका लोकल क्लाइमेट के ऊपर क्या डिफरेंस है, जैसे कि कुछ मैंने मेंशन किए हैं, डे एंड नाइट की वेरिएशन सबसे इम्पोर्टेंट। देन डे एंड नाइट की वजह से ज़ाहिर टेम्परेचर की भी वेरिएशन, क्योंकि जो है अर्थ फेसिंग और अर्थ सन फेसिंग और सन की जो बैक साइड पे की रोटेशन होती है, उसका इफेक्ट हम देखेंगे। देन टेम्परेचर की जो है वो वेरिएशन, विंड पैटर्न, जाहिर है उसकी वजह से विंड भी इफेक्ट होगी, एयर भी इफेक्ट होगी, ये सब हम देखते हैं। फिर रेवोल्यूशन है तो उसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ रोटेशन। फिर उसमें टिल्ट, हम जो कोरियोलिस इफेक्ट की बात की थी कि वो कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे, जो मैंने बताया था कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर वो सन फेसिंग है तो वहाँ पे समर होगा, और अगर वो डाउन फेसिंग है तो फिर वहाँ पे विंटर होगा, उस इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर सीजन की वेरिएशन, वेदर पैटर्न और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि अर्थ अगर किसी भी फॉर्म, वाटर अगर किसी भी फॉर्म पे अर्थ में आ रहा है, जैसे वेपर्स की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, फॉग की फॉर्म में, ड्यूज की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब वाटर अर्थ की सरफेस पर एटमॉस्फेयर से पहुंचता है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो वेरिएंस, उसको भी शो करता है उनका रिलेशन। और इस तरह प्रेशर बेल्ट्स को डिस्कस करते हुए, कोरियोलिस इफेक्ट को डिस्कस करते हुए, हम ये प्रॉपरली बताएंगे कि किस तरह अर्थ के ऊपर जो है वो जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये जो सारे पास्ट पेपर्स के रिलेटेड आंसर्स होंगे या इसमें जो हेल्पफुल इमेजेस वगैरह होंगी, ये सब आपको बुराक ऐप के ऊपर पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एट द एंड हमने उसको कंक्लूड करना है बाय द दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इम्पोर्टेंस आपने बतानी है कि लाइफ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए इन सब पैटर्न्स का, इन सब चीजों का होना कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने इस पीडीएफ के अंदर ऐड की थी, वो ये था कि सोलर सिस्टम को अब जैसे हर दफा आप पिक्चर फॉर्म में आप नहीं बना सकते, हर चीज को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। एग्जामिनर को आपका पूरा 4-5 पेजेस का टेक्स्ट पढ़ने की बजाय एक जो है वो फ्लो चार्ट के अंदर ही सारा का सारा एक ओवरव्यू मिल जाए, इससे उसकी एनर्जी भी जो है वो जो है वो बचेगी, और इस तरह आपके पास भी ये जो है वो प्रॉपर टाइम चीजों की जो है ना वो डिटेल आ जाएगी कि आप आराम से उनको देखें और फिर उस लिहाज से जो है वो आप उसको जो है ना स्ट्रक्चर करें अपने क्वेश्चन को। जैसे सोलर सिस्टम में क्या है, स्टार है, प्लेनेट है और अदर सेलेस्टियल बॉडी है। यहाँ पे स्पेस कम थी तो इसलिए ये टेक्निक यूज की है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और फिर उसके अंदर फिर फर्दर एलैबोरेट करते हैं क्या होता है, मून होता है, एस्टेरॉइड होता है, और ये सब प्लैनेट्स में भी की फॉर्म में हर चीज अवेलेबल हो जाएगी along with the PDF and the recorded lecture. That was all about the today lecture.